और उसमें कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जो रियल लाइफ में से हो, लेकिन कुछ इमेजिनेशन से भी हैं। तो फिक्शन अबाउट आईएएस, लेट अस से, वो एक मेरी बुक बन रही है। चाहेंगे इन नॉवेल्स के पीछे आपको सबसे ज्यादा सफलता किसने किसने प्रेरित किया नॉवेल्स लिखने के लिए, और आज ये क्या मैसेज कन्वे करते हैं वैसे? तो सर जैसा आपने बताया कि जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में, नेहरू नगर में, ये इस तरफ दिल्ली में पूरा हब है। तो कई बच्चे 10 साल तक 15 साल तक मेहनत ही कर रहे हैं और आज भी सफलता नहीं पाते हैं, और हताश होकर कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो शायद मैंने और पॉडकास्ट में नहीं ऐड किया, जो मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए, कुछ तो बड़ा और अच्छा सवाल है। सभी को चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो आया जब फादर चले गए। उसके बाद 5 साल के बाद मदर भी चले गए। आपका इतना डाइवर्स सेट ऑफ रोल्स है, तो आप अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को केओकीज हार्डकास्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट में आप सबका पुनः स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किंग ऑफ किंग्स हार्डकास्ट को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम कामना करते हैं आप सबको भरपूर प्यार, स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, सफलता मिले और आपके सभी सपने सच हो। और किंग ऑफ किंग्स के फैमिली मेंबर बनने के लिए कीप वॉचिंग केओकीज हार्डकास्ट, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग, हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशन ला सकें। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन देखें। भविष्य उन्हीं का है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। एलेनोर रोजवेल्ट, जिससे हम भी सहमत हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक ऐसे अत्यधिक प्रतिष्ठित, अत्यंत प्रेरणास्पद व्यक्ति का स्वागत करते हैं who has worn many hats, excelling in each role, a former IAS officer and accomplished author, a guiding mentor, a inspiring motivational speaker, a respected figure in Joe's talk, and a TEDx sensation. तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मिस्टर विवेक आत्रे सर को हम स्क्रीन पे बुलाते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। नमन है आपको मिस्टर विवेक आत्रे सर, एंड केओके हार्डकास्ट में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, मुझे आपने आमंत्रित किया, मुझे अच्छा लगा। और आपका ये जो नाम है किंग ऑफ किंग्स हार्डकास्ट, तो हार्डकास्ट जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो दिल से काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो आई एम हैप्पी टू बी हियर योगेश। इट्स आवर प्लेजर सर। एंड सर, बिना समय व्यर्थ कर हम सीधा सेशन की तरफ चलते हैं और आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लिए, इस सेशन के लिए हम सब में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे और फाइनली ये दिन आ चुका है अब। तो सर, हम सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहेंगे, आपका इतना, मतलब आपको हम किस तरीके से डिनोट करें, आपका इतना डाइवर्स सेट ऑफ रोल्स है, तो आप अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करके रखते हैं? क्योंकि आज जो है हम कई आप लोगों को देखेंगे वो एक चीज को नहीं परफेक्टली कर पाते हैं, आप इतने डाइवर्स फील्ड को मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा हम इसको जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके बारे में। ये बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, लेकिन ये है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत होता है हर चीज़ में। तो ऑलराउंडर हूँ बेसिकली। अगर आप मुझे क्रिकेट में ऑलराउंडर जैसे होता है, तो मैं ऑलराउंडर हूँ, और मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ अंडर 19 लेवल पे। और मैंने काफ़ी वहाँ पे ऑलराउंड स्किल्स दिखाए, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया जहाँ मैं चाह रहा था। तो पहली अर्ली लाइफ वॉज क्रिकेट, सेकेंड फेज वॉज इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की। उसके बाद थर्ड फेज वॉज हरियाणा सिविल सर्विस, देन आईएएस, प्रमोशन टू आईएएस, एंड फोर्थ फेज इज मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो राइटिंग ऑल्सो। तो बेसिकली अगर ये 4-5 चीजें आप ले लें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी में भी परफेक्ट हूँ। लेकिन हाँ, आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकिंग और राइटिंग है, इसमें मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि यूथ तक पहुंचा जाए आपके जरिए, औरों के जरिए, and so that the message of positivity and calmness, creativity and balance can go out. तो आपने जो कहा, basically I would like to think of myself as a balanced all rounder. ऑलराइट सर। तो सर, ये चीज़ आपने हमें जो बताई, तो क्योंकि हम इस चीज़ को और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी चाइल्डहुड से हम जर्नी जानना चाहेंगे आज डाइवर्स रोल तक, कैसे आपने उसे मैनेज करा,
क्योंकि उस टाइम के मुताबिक करीब आपकी एज 55 के आसपास है, 50-55 के आसपास है। 50 साल पहले उतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, तो भी आपने तैयारी करी, आईएएस का एग्जाम निकाला, यू हैव सर्व्ड फॉर 25 इयर्स। तो ये चीजें सर, इसको आप हम बचपन से आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे वैसे। तो ऐसा है कि सबसे पहले क्लैरिफाई करूं कि आईएएस के एग्जाम के थ्रू मैं नहीं आया था, मैं एचसीएस के थ्रू आया था, और एचसीएस से मैं प्रमोट हुआ आईएएस में आफ्टर 19 इयर्स ऑफ सर्विस इन हरियाणा सिविल सर्विस, जो कि स्टेट सिविल सर्विस होती है, जैसे उत्तराखंड सिविल सर्विस है, यूपी सिविल सर्विस है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, एवरीबॉडी हैज। तो उससे पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग के बाद मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज एग्जाम की। लेकिन मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली चले गए वो बीच में ही अपने करियर के। वो 50 इयर्स के थे और वो आईपीएस में थे। तो क्योंकि वो आईपीएस में थे और बड़े अफसर थे और अच्छे काम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने मुझे उनकी जगह एचसीएस में लिया, और मुझे डीएसपी का ऑफर था पुलिस में या एचसीएस का ऑफर था, तो मैंने एचसीएस चुना। एचसीएस में रहा और फिर आईएएस में एज आई सेड 19 इयर्स के बाद आया। लेकिन 19 इयर्स के बाद जब आईएएस में आया तो 7-8 इयर्स आईएएस में भी काम किया। तो वो जो आप कह रहे हैं आईएएस का एक स्टैंप है, और उन 26 इयर्स की जर्नी जो है वो बहुत एक जबरदस्त जर्नी रही, जिसमें आई वाज एबल टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। और सोसाइटी में जब गुडविल बन जाता है आपका, तो असली पहचान वो है। तो मैं भी बचपन से, अगर आप देखें उससे और रिवाइंड करें, तो पहले मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था उससे पहले, और लंदन और दिल्ली में मैं ज़्यादा पढ़ा, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में पढ़ा, और चंडीगढ़ में पढ़ा, और 4-5 जगहों में पढ़ के इवन जयपुर में 1 साल में था। तो इन सब जगह में पढ़ाई होके ऑलराउंडर वैसे ही बन जाता है आदमी। और फिर जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग में चला गया आफ्टर क्रिकेट फेज, और फिर आगे आईएएस, एचसीएस, और अब मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो ये ब्रीफली ये जर्नी है। कुछ और पहलू हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो सर, जैसे आप एक आईएएस आईपीएस फैमिली में आपका ग्रोथ हुई है, तो वो एक बच्चों पे इफेक्ट डालता है वैसे, या जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा थोड़ा, अगर उसके पेरेंट्स इतने स्टेबल नहीं है और आप इतने फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग से आपकी ग्रोथ हुई है, तो आपके माइंडसेट पे, और आपको क्या लगता है आपके जो कंपेनीज या फ्रेंड्स होंगे उनके माइंडसेट किस टाइप का डेवलप होता है वैसे बच्चों का इस टाइप से? नहीं, वो होता ही है। अगर किसी के फादर या मदर पुलिस या सिविल सर्विसेज में हैं, तो उनको नेचुरली प्रेरणा मिलती है। सब अपने फादर मदर की तरह बनना चाहते हैं इनिशियली। तो कोई भी अपने पापा को देखता है या मम्मी को देखता है, वो इंस्पायर ही होता है उनसे। और जो बच्चे उस बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो भी इंस्पायर हो सकते हैं सिविल सर्विसेज में आने के लिए। और ज्यादातर अगर आप देखें तो सेकंड जनरेशन वाले बच्चे नहीं हैं सिविल सर्विसेज में जो आ रहे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन ही आती है। बिकॉज कंपटीशन इज सो टफ। कोई इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी का बेटा भी है वो भी आ जाएगा सिविल सर्विस, इसमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कुछ जूनियर असिस्टेंट का बच्चा आ जाए, तो ये तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि जरूर एक माहौल जब घर में पढ़ाई का होता है, या एक इंस्पिरेशन का होता है, एक अच्छे रोल मॉडल होते हैं पेरेंट्स। जैसे आजकल मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, पेरेंट्स शुड बी रोल मॉडल्स। तो ये जो रोल मॉडल्स होते हैं, इनको पेरेंट्स को देख देख के ही बड़ा कोई होता है, तो वो कम से कम उसूल, वैल्यूज, क्वालिटीज। और अगर कोई गरीब घर से है, कोई बहुत मुश्किल हालात से भी आया है। अभी हम एक शो देखते हैं, आजकल आता है, मेरा बड़ा फेवरेट है, इंडियन आइडल, जो म्यूजिक वाला शो है। तो उसमें आप देखते हैं कि ज्यादातर जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज, एंड दोज पुअर फैमिलीज दे आर जस्ट हेल्पिंग। कैसे उनको सिंगर बनाने दे रहे हैं, वो नॉर्मली क्या होता है कि काम करो, नौकरी लग जाओ, कुछ पैसे कमाओ फैमिली के लिए। लेकिन वो स्पोर्ट्स और म्यूजिक जैसी फील्ड्स में जो फैमिलीज हेल्प कर रही हैं, गरीब परिवार, वो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेंड, एंड एनीबॉडी फ्रॉम एनी फैमिली कैन रीच द टॉप। इसमें कोई वो नहीं। तो सर, जैसा आपने हमें इस चीज के बताया, तो सर जैसे टॉप में जाने के लिए हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। आपने आपकी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस किया, कैसे टैकल किया? और सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने बताया बीच में आपके फादर आपको लेफ्ट कर गए थे, उस फेज को आपने सबसे ज्यादा कैसे संभाला? तो हाँ, हम नहीं, इस चीज आपका को बड़ा और अच्छा जानना चाहेंगे। सवाल है। सभी को चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो आया जब फादर चले गए। उसके बाद 5 साल के बाद मदर भी चले गए, और जब तक मैंने एचसीएस ज्वाइन कर लिया था, नेचुरली शादी भी हो गई थी मदर जब गए हैं। लेकिन फादर के टाइम आई वाज ओनली 24,
और 24 की एज में को ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, फादर की और मदर की। मदर भी चले गए 5 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो सीख दी, जो एक फाउंडेशन बनाई, जो एक पहचान बनाई, जो एक उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस दिया लाइफ का, उसी से मैं चल रहा हूँ। तो पेरेंट्स का जो एक फाउंडेशन था वो मेरे साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स चले भी जाते हैं तो उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं, इटर्नल ब्लेसिंग्स होती हैं तो वो तो हमेशा ही रहती हैं। और टीचर जैसे आपके को बचपन में थे, उनका अगर आशीर्वाद आपको मिला हुआ है वो अभी तक आपके साथ चल रहा है, चाहे वो टीचर आपसे इन टच नहीं है। और दूसरी बात ये कि चैलेंजेस जो हैं वो और भी आए लाइफ में। जैसे शुरू में क्रिकेट मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी थी, और मैं नहीं खेल पाया उस लेवल पे जिसमें मैं चाहता था। अंडर 19 सीके नायडू में खेला हूँ, नेशनल लेवल पे 2 बार खेला हूँ, दैट मीन्स इंटर स्टेट लेवल खेला। तो इंटर स्टेट का जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें सीके नायडू होता है, अंडर 19 में वो खेला 2 बारी, और भी अच्छे टूर्नामेंट्स खेला। और लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया, बिकॉज फादर ने बोला 18 की एज में, कि जब मैं 18 का था, कि अब आप पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, क्रिकेट तो हो जाएगा। तो ठीक ही कहा उन्होंने, मैंने फिर इंजीनियरिंग किया। तो वो भी चैलेंज था, हाउ टू ओवरकम दैट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नॉट बीइंग अ क्रिकेटर। उसके बाद सर्विस में भी 1-2 चैलेंजेस आए जो कि बड़े मुश्किल थे, और लाइफ में आते हैं चैलेंजेस, लेकिन मजबूत अगर हम अंदर से मजबूत हैं, अंदर की लड़ाई जीतते हैं, तो फिर देन यू कैन हैंडल द चैलेंजेस। ऑलराइट सर। सो जैसा आपने सर इसको चीज को आपने अचीव किया, तो हम एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, तो यूपीएससी का एग्जाम उस टाइम क्रैक करना और आज के टाइम पे क्रैक करना, क्या ये कुछ डिफरेंस है? क्या आपको लगता है उस टाइम के हिसाब से और आज के टाइम के हिसाब से? मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी मेंटर करता रहता हूँ बच्चों को, जो या कैंडिडेट्स को जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और हमारी एक एकेडमी भी है, विवेक आईएएस करियर एकेडमी, जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं, जिसमें मैं मेंटर हूँ। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आजकल, वो काफ़ी उनको टफ चैलेंज है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है, नंबर्स बढ़ गए हैं, और प्रीलिम्स जैसा जो स्टेज है बिफोर द मेन एग्जाम, वो प्रीलिम्स ही बड़ा टफ हो गया है क्लियर करना। लेकिन ये है कि डिटर्मिनेशन के साथ और मेहनत के साथ और थोड़ा बहुत लक के साथ आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, जीके अच्छा करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने पड़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान से पूर्वक पढ़ना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और फोकस्ड वे में करेगा तो वो रह जाएगा, वो ज़रूर आएगा। 850 सीट्स होती हैं और 8 लाख लोग देते हैं, लेकिन ये है कि एक रेशियो जो है वो ऐसा लगता है, पर असली जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उतने नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट जो शायद मैंने और पॉडकास्ट में नहीं ऐड किया, जो मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए, कि एक जॉब या कोर्स भी साथ साथ करते रहना चाहिए कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को। उससे क्या होता है कि हमारा एक बैकअप प्लान है, प्लान बी है, और उससे फिर हम महसूस नहीं करते। तो ये जो एक प्लान बी चल रहा है या जॉब चल रहा है, उसको साथ साथ रखिए, और कोई कोर्स भी करते रहिए। अगर पढ़ाई में उसमें 10% 20% कम टाइम मिलता है उसकी वजह से, या 50% भी, तो भी वो रिस्क हमें लेना है, क्योंकि वो जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ साथ करते रहें। तो 1 साल से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आदमी को यूपीएससी एग्जाम के लिए खाली बैठ के सिर्फ यूपीएससी करना चाहिए, साथ साथ कुछ कुछ करते रहना चाहिए। तो सर जैसा आपने बताया कि जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में, नेहरू नगर में, ये इस तरफ दिल्ली में पूरा हब है। तो कई बच्चे 10 साल तक, 15 साल तक मेहनत ही कर रहे हैं और आज भी सफलता नहीं पाते हैं, और हताश होकर कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर फाइनली घर ही वापस आ जाते हैं। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे कि ये किस तरीके से अपनी लाइफ को फिर संवारे, क्योंकि उन्हें फिर किस तरीके का अपनी लाइफ को बनानी चाहिए फिर, क्योंकि वो तो परेशान हो जाते हैं फिर, क्योंकि एक ड्रीम होता है इंसान का, उसको नहीं अचीव कर पाए वो छोड़ देंगे फिर तो बीच में। ऐसे बच्चों के लिए क्या ऐसा है कि कोई भी चीज हमें किसी भी तरह से गारंटीड नहीं है। लाइफ इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो हम अगर कहें जी चलो हमने एक बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, उसमें हमें 100% कामयाबी मिलेगी, ये तो कोई रूल नहीं है। हो सकता है हमें कामयाबी ना मिले, फेलियर मिले। हम अगर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और हम बहुत अच्छे हैं, नीरज चोपड़ा भी अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, लेकिन अगला ओलंपिक आएगा तो कोई गारंटी तो नहीं है कि गोल्ड मेडल मिलेगा।
तो लाइफ में गारंटी कोई नहीं होती, तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि वी मे नॉट सक्सीड। उसके लिए ये 15 साल जो पढ़ते हैं लोग, वो गलत है। दे हैव टू बेसिकली, आई इन माय व्यू 3 अटेम्प्ट्स आर द मैक्सिमम। 3 अटेम्प्ट्स यू शुड गिव, एंड इफ यू आर वेरी क्लोज आफ्टर द थर्ड अटेम्प्ट, तब फोर्थ अटेम्प्ट भी दीजिए। अगर आप दूर हैं तो फिर छोड़ दीजिए। और 3 अटेम्प्ट्स में भी जैसे मैंने कहा, 1 साल आप खाली बैठ के और कोई काम ना करिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, कोर्स करिए, मतलब कोचिंग लीजिए और पढ़ लीजिए। और बाकी 2-3 साल आप कोई ना कोई साथ रखिए। गारंटी कोई नहीं है, ये लेके चलिए। और लेकिन आप उसमें जो पढ़ रहे हैं, आपकी डेफिनेटली नॉलेज बढ़ रही है। कोई और एग्जाम आप देंगे, उसमें आप टॉपर रहेंगे अगर आप अच्छे से देते हैं। यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ है, तो इसके लिए आप अपनी मेहनत और लगन के साथ जो पढ़ रहे हैं, वो आपको नॉलेज जो है वो काम आएगी लाइफ में भी। लेकिन दिस सेटबैक इज पॉसिबल, लाइकली कि इतने नंबर हैं और चांस कम है, तो इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बस डू और डाई और डेस्परेट हो गए, और फिर तो हम मायूस होंगे ही होंगे। तो ये मायूस होना जो है, ये नेचुरल है। अगर हम, इफ वी, जिसको बोलते हैं इफ वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, वो नहीं करना हमें। हमें स्ट्रेटजी बनानी है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। कोई बच्चा एमबीए में जाना चाहता है लेकिन एमबीए में नहीं जा पाया, वो उसको एमएससी करना पड़ा, एमए करना पड़ा, एमकॉम करना पड़ा, वो उसको उसको भी तो सेटबैक है। तो ये यूपीएससी का सेटबैक जो है, ये तो एक सेटबैक नेचुरल होना चाहिए कि ये किसी की लाइफ में भी आ सकता है। सो वी शुड बी रेडी फॉर इट। तो सर चलिए, अब जैसे कि हम इस चीज से, अब यूपीएससी के टॉपिक से आप, हमारे पास आपके डाइवर्स रोल है, तो हम हर टॉपिक को कोशिश करेंगे टच करने की। तो यूपीएससी के बारे में आपने हमें इस तरीके से बताया कि बच्चों को अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए और साथ साथ जॉब भी देखते रहनी चाहिए, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट उसे लेने चाहिए। तो इसके बाद चलिए, अब जैसे हम आपकी दूसरे पॉइंट पे टच करते हैं, आपकी नॉवेल्स के ऊपर। आपने 4 नॉवेल्स अभी तक लिख दी हैं। 2011 में आपके पास पहली नॉवल आई थी, मूव ऑन बनी, और उसके बाद आपकी सेकंड जो नॉवल थी दुबे जी बाउंस बैक, उसमें आपने सबसे ज्यादा सफलता पाई थी। तो हम जानना चाहेंगे, इन नॉवेल्स के पीछे आपको सबसे ज्यादा सफलता किसने किसने प्रेरित किया नॉवेल्स लिखने के लिए, और आज ये क्या मैसेज कन्वे करते हैं वैसे? तो मैं एक राइटर बन गया कॉलेज में ही। जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज मैगजीन में, मैंने 4 साल जो मैं वहाँ था, 4 इयर्स इंजीनियरिंग होती है, तो 4 इयर्स जो मैगजीन निकली कॉलेज की, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा। तो 4 बारी मेरे आर्टिकल छप गए हर साल। तो मेरी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, लिखने में अच्छा था, तो मैंने उसको थोड़ा बनाया। बचपन में स्कूल टाइम में भी मैं कुछ स्टोरीज वगैरह लिखता था। लेकिन फिर करियर शुरू हो गया और एचसीएस शुरू हो गया और फिर काम शुरू हो गया। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा बहुत साल के बाद कि कॉलेज टाइम में आप लिखते थे, अब आप नहीं लिखते हैं, तो आप लिखते रहिए। तो उन्होंने ही प्रेरित किया। और फिर मैंने एक मिडल लिखा ट्रिब्यून अखबार में, जो कि विच वाज बेसिकली अबाउट क्रिकेट। तो वो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट टाइप था कुछ, वो मिडिल एक्सेप्ट हो गया, वो छप गया। उसके बाद मैंने एक लिखा अपने एसडीएम एक्सपीरियंस के बाद, जो एसडीएम कालका था, मैं एचसीएस में था, तो वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था, वो लिखा। उसके बाद 5-6 लिख दिया, और फिर मेरी वो जर्नी शुरू हो गई एज अ राइटर। और फिर मैंने जब 5-6 साल हो गए मिडल्स या आर्टिकल्स लिखते हुए, तो मैंने कहा चलो बुक लिखी जाए। तो फिर ये मूव ऑन बनी बिकेम अ स्टोरी। उसमें मैंने 6 एपिसोड्स लिखे। बनी कपूर एक है, उसकी लाइफ फिक्टिशियस कैरेक्टर। लेकिन वो 6 एपिसोड्स लिख के मैं काफी, मुझे लगा कि आई कैन बी ए नॉवलिस्ट, और वो एक नॉवल में ही डाल दिए मूव ऑन बनी में। उसके बाद दुबे जी बाउंसेस बैक, वो एक ही एपिसोड है लंबा करके, और उसमें चैप्टर्स हैं, लेकिन वो एक ही स्टोरी है। तो उसको मुझे और मैच्योरिटी मिली कि अब कैसे एक फुल लेंथ नॉवल लिखा जाता है। उसके बाद मेरी 2 बुक्स और आई हैं, वो मोटिवेशनल बुक्स हैं। तो ये दोनों जो शुरू वाली थी, ये थोड़ी ह्यूमरस टाइप बुक्स थी, और ये जो है ये मोटिवेशनल बुक्स हैं। एक तो है फाइंडिंग सक्सेस विद इन, जो कि बेसिकली विच इज अबाउट यू नो दी 52 लाइफ स्किल्स फॉर सक्सेस इन योर करियर एंड योर लाइफ। एंड देन द फोर्थ वन इज अ कंपाइलेशन ऑफ माय कॉलम, जो मैं कॉलम लिखता हूँ रैंडम फोरेज के नाम से। तो इस बुक का नाम है इट्स स्टिल अ वंडरफुल लाइफ। और अब मैं दोबारा 5th बुक में फिर फिक्शन लिखना शुरू किया। मैंने एक नॉवल लिखनी शुरू किया, और वो उसमें सरकारी इंसिडेंट्स भी हैं, तो इंटरेस्टिंग बनेगी वो। तो अगर आप, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके 5th नॉवल का कुछ, अगर आप नेम रिवील करना चाहें, अगर हाँ, फ्री उसमें ऑफ। बेसिकली एनेक्डोट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हैं, लेकिन वो फिक्शन है।
तो मैंने जान के ऑटोबायोग्राफी टाइप नहीं लिखी, या कि कोई लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, मैंने उसको एक स्टोरी टाइप बना दिया है, और उसमें कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जो रियल लाइफ में से हो, लेकिन कुछ इमेजिनेशन से भी हैं। तो फिक्शन अबाउट आईएएस, लेट अस से, वो एक मेरी बुक बन रही है। अच्छा, तो सर जैसा आपने नॉवेल्स के बारे में हमें बताया, फ्रिक्शन एंड मोटिवेशनल नॉवेल्स के बारे में बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी एक राइटिंग स्टाइल क्या है, राइटिंग प्रोसेस क्या है आपकी, और जो एक आपके एस्पायरिंग ऑथर्स हैं इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप वैसे? वननेस विद गॉड। तो वो जो रामकृष्ण परमहंस हैं, परमहंस योगानंद जी है, नीम करोली बाबा है, जो भी एग्जॉल्टेड सेंट्स हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या है, इनर पीस क्या है, क्यों इंसान धरती पे आया है, और अगर जीवन में इतना ही दुख और दर्द है तो वो क्यों रह रहा है इस धरती पे? तो आप यू कैन फील लो फॉर हाफ एन आवर, यू कैन फील लो फॉर 1 आवर, बट नॉट फॉर 10 days। ये मेरा मेन सक्सेस फैक्टर है कि आई ऑलवेज एनर्जाइज माई सोसाइटी के बारे में। तो मैं यही टिप्स दूंगा बडिंग राइटर को कि पहले एक तो सर जैसा आपने नॉवेल्स के बारे में हमें बताया, फ्रिक्शन एंड मोटिवेशनल नॉवेल्स के बारे में बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी एक राइटिंग स्टाइल क्या है, राइटिंग प्रोसेस क्या है आपकी, और जो एक आपके एस्पायरिंग ऑथर्स हैं इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप वैसे? ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, सभी को लिखना चाहिए। मुझे लगता है लिखना जो है उससे बहुत ठहराव आता है लाइफ में, माइंड एक्सप्रेस करता है, और माइंड जो है वो चुप नहीं रहता, उसमें उसको एक रिलीज मिलता है, आउटलेट मिलता है, वो भी क्रिएटिव आउटलेट मिलता है। तो जब हम लिखते हैं तो हमारा एक ऐसा साइड ऑफ द ब्रेन चालू होता है, क्रिएटिव साइड, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। राइटिंग इज ऑल्सो थेरेपी इन टूडेज स्ट्रेस्ड आउट वर्ल्ड। तो मुझे लगता है राइटिंग करनी चाहिए। नंबर 2, राइटिंग सब कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज तो सभी को आती है, कोई हमें बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, बिकॉज आई हैव स्टडीड एंड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड बुक्स पढ़ने से ही आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है। तो वो जो बुक्स हैं उनकी वजह से मेरा काफी अच्छा एक स्टाइल बन गया लिखने का, लिटरेरी टाइप, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो वो भी चलता रहता है। तो मेरे आर्टिकल्स में भी और इसमें भी सोसाइटी के बारे में। तो मैं यही टिप्स दूंगा बडिंग राइटर को कि पहले एक थीम चुन लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करिए, 2 पेज 3 पेज। उसके बाद फिर आपको जब लगता है कि आपका फ्लो बन गया, थॉट्स बन गए, और लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपकी राइटिंग को, तो फिर आप किताब भी लिखिए। लेकिन शुरू में छोटे आर्टिकल्स और पोइट्री वगैरह लिखिए। तो ये तो सर आपके बारे में बहुत अच्छा लगा, आपकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, और एस्पायरिंग ऑथर्स को आपने जो गाइडेंस दी। तो सर हम एक छोटे से आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे, और थोड़े से इसमें ट्विस्टेड टर्न्स वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो करिए करिए, कोई आपको बात नहीं, मैं तो क्रिकेटर माइंड हूँ, में बाउंसर बाउंसर भी आते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपकी फेवरेट फेवरेट बुक जानना चाहेंगे जो आपने लिखी है। जो मैंने लिखी है, जी सर। हाँ, उसमें से फेवरेट बुक इज फाइंडिंग सक्सेस विद इन, क्योंकि उसमें मैंने 52 लाइफ स्किल जो लिखे हैं वो जिंदगी का निचोड़ है, तो दैट्स माय फेवरेट बुक। सर आर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल? No, I'm an early bird, but I'm unfortunately sleeping late nowadays with some writing, some other work. So I sleep at about midnight. I wake up not very early, but around 7. So it's okay. So most challenging aspect of being an IAS? A lot of challenging aspects. The main thing is the pressure. Pressure not from politicians, but pressure from the system, pressure from the public, pressure from expectation. And you have to be exact. When you're reading a piece of paper, you can't send a spelling mistake or a factual mistake. You have to be absolutely very, very sharp. And you have a lot of work to do. So that is the only pressure, is the pressure of work. वन वर्ड में जानना चाहेंगे आपका TEDx का एक्सपीरियंस। TEDx मेरे 9 टॉक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एक टॉक पाइपलाइन में है, वो नहीं आया अभी।
तो 9 TEDx टॉक्स जो हैं उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट TEDx टॉक का था, जिसमें आई स्पोक अबाउट बीइंग एन ऑलराउंडर इन लाइफ। और मेरा एक TEDx टॉक है, टी स्पून्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड चेंज इन द वर्ल्ड। I think these are TEDx talks which I was really fond of. Another one is about reading and writing. तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि TEDx के जरिए हम यूथ को इंस्पायर करते हैं, और इंस्पिरेशन और एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। सो जब मैं TEDx की बात करता हूँ तो लोग मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, या मेरा CV देख के वो कहते हैं अच्छा आप तो TEDx स्पीकर हैं, तो एक थोड़ा सा अथॉरिटी भी आ जाती है, उसमें रिस्पेक्ट आ जाता है और लोग ध्यान से सुनते हैं। फिर कई पॉडकास्ट में आ गया जैसे आपका है और हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलैरिटी हो जाती है। तो दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स व्हिच मैटर टू द यूथ के सर जो है वो TEDx स्पीकर हैं, IAS हैं, जोश टॉक्स है, फलाना है। तो इससे मेरा जो मैसेज पहुंचता है उन तक वो आसान हो जाता है पहुंचाना। सर बिगेस्ट रिग्रेट आपका? रिग्रेट तो क्रिकेट वाला ही है कि क्रिकेट अगर खेलते तो और बात होती, लेकिन ये है कि क्रिकेट राइटर बन गए और अब आप मानेंगे नहीं कि मेरे चाइल्डहुड ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। रिसेंटली मैं सुनील गावस्कर साहब को मिल पाया बॉम्बे में, अभी मैं VVS लक्ष्मण को मिला रिसेंटली। फिर हमारा एक JP आत्रे टूर्नामेंट है, उसमें काफ़ी क्रिकेटर्स आते हैं, मेरे फादर की मेमोरी में हम लोग कराते हैं। तो वो चाइल्डहुड ड्रीम्स इस तरह से पूरे हो रहे हैं, पर यस दैट सेटबैक तो वही था। Top 3 pieces of advice for aspiring authors. Yes, so one is to have an idea, and two is to have structure. That means you sit down and plan your writing. And three is to read a lot of books so that you write well. One quote that motivates you daily. Be calmly active and actively calm. This is Paramhans Yoganand ji, who is the author of Autobiography of a Yogi. A book मेरे पास पढ़ी है. This is my favorite book, and it's a wonderful world-class book. And if you look at it, this book will change your life also if you haven't read it. It's not a religious book; it's a spiritual book. और इन्होंने बोला be calmly active and actively calm, which is wonderful. आपका सर डेली मंत्र, आपका लाइफ लॉन्ग मंत्र क्या रहा है वैसे लाइफ का? My lifelong mantra is that the search for happiness has to continue. Happiness is the goal of life, and where do we find happiness? We find it within. तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, रीडिंग शुरू कर दी स्पिरिचुअल बुक्स। सो आई थिंक यू मेडिटेट, then you find your soul. So the real goal of life is to be one with your soul, one with God, which scriptures also say. But basically, a practical person can achieve it, and the mantra is to search for inner peace and happiness. सर आपकी बैड हैबिट? बैड हैबिट कुड बी कि भाई पहले मैं बहुत सोचता था कि लोग क्या सोच रहे हैं। सो आई यूज्ड टू बी कि भाई ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, फिर उसके बारे में ज्यादा सोचना कि वो उसने ऐसा क्यों बोला, उसने क्या। नाउ आई बिकम अ लिटिल बेटर, नॉट थिक स्किन बट लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एज अ ग्रोइंग अप बॉय आई हैड दैट बैड हैबिट। One thing you wish you knew when you started public speaking. I wish I knew the value of smiling. I don't smile enough in my speeches, so many mentors told me कि विवेक बड़ा सीरियस लगते हो शुरू में। तो अब थोड़ा ज्यादा है, स्माइलिंग भी है। अब आपके साथ भी जैसे चेयरफुल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप भी स्माइल कर रहे हो। तो ये चीजें पब्लिक स्पीकिंग में बहुत जरूरी हैं। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आईज कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट। तो ये मैं इसके बारे में क्लासेस भी लेता रहता हूँ। फेवरेट टॉपिक टू स्पीक अबाउट, जो आपको सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका? स्पोर्ट्स इज माय फेवरेट। स्पोर्ट्स रियली स्टर्स द हार्ट। अगर कोई बोले इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो मैं यूसेन बोल्ट से लेके मेसी, तेंदुलकर, PV सिंधु, स्टेफी ग्राफ, सबके बारे में स्टोरी सुना सकता हूँ। और स्पोर्ट्स से मुझे लगता है अच्छा कुछ नहीं। One book every aspiring IAS officer should read. I think they should read about India. They should read, let's say, Nandan Nilekani's book. That is very important. That's a very good book. They should read the great speeches of great authors and great speakers like Mahatma Gandhi. That is also a good book. And they should also read perhaps the books on meditation, which gives them calmness. Your success mantra, sir? My mantra is to keep inspired. Stay inspired. Don't let yourself down by being low and less energy. I think you need to bounce back. जैसे दुबे जी bounces back second book है, तो उसमें basically है कि you can feel low for half an hour, you can feel low for 1 hour, but not for 10 days. ये मेरा main success factor है कि I always energize myself and bounce back. Bad thing about your नहीं,
बेस्ट थिंग अबाउट योरसेल्फ? बेस्ट थिंग अबाउट माई सेल्फ मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक कॉन्फिडेंस है. आई थिंक नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट माई सेल्फ इज द कॉन्फिडेंस एंड आई एम वर्किंग ऑन माई कामनेस. ये 2 C's जो है, ये आई थिंक आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ ऑन दीज. तो सर यहाँ पर हमारा रैपिड सेशन एंड हुआ, और थोड़े अब जैसे आपने हमें योगी परमहंस की नॉवल के बारे में बताया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हमने भी उसे रीड करा, वो हमें भी इंटरेस्टिंग काफी लगी थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसा आपने अभी पॉइंट रिवील करा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, हमने इस क्वेश्चन को तैयार तो नहीं करा था, पर स्पिरिचुअलिटी में हमें भी सर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. हम आपको इसके बारे में जानना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअलिटी की तरह क्या है, इनर पीस क्या है, क्यों इंसान धरती पे आया है, और अगर जीवन में इतना ही दुख और दर्द है तो वो क्यों रह रहा है इस धरती पे. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की हम इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे, आपसे ज्ञान जानना चाहेंगे. मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो डिलीट कर देना. रणवीर शो पे मैं आया था, रणवीर शो पे. तो रणवीर शो पे जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा कि परमहंस योगानंद जी की फोटो लगी हुई है उनके हॉल में, स्टूडियो में. मैं तो डेवोटी हुई, तो मैंने बोला कि ये, कहता है सर मैं तो डेवोटी हूँ. मैं कहा कमाल है. तो हम तो आईएएस की बात करने गए थे, और फिर स्पिरिचुअलिटी की बात भी हुई, 20-25 मिनट अलग से मेडिटेशन की बात हुई. तो यही चीज वहां आई. तो अभी जो आपने कहा, जो मैंने सीखा है इनकी टीचिंग से, बेसिक क्रक्स में बताता हूँ. द गोल ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर सोल एंड टू कनेक्ट विद गॉड. अब वो कैसे करा जाता है? अगर हम मंदिर रोज जाएंगे उससे नहीं होगा, और मंदिर जाके प्रार्थना करने से नहीं होगा. लेकिन कुछ लेट्स से महिलाएं हैं इंडिया में जो कि इतनी एडवांस सोल्स हैं कि उनको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ भगवान के साथ रहती हैं पूरे टाइम, और उनका ध्यान जो केंद्रित है वो यहाँ पे रहता है. तो ये एक बड़ा क्विक स्पिरिचुअल मेथड है ऑफ प्रोग्रेस. बट द गोल ऑफ लाइफ इज वननेस विद गॉड विद इन. दैट मीन्स सोल आपका जो है वो उजागर हो, और आपका जो बॉडी और माइंड कॉन्शियसनेस है वो कम हो. तो हम जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से सुपर कॉन्शियस माइंड में आते हैं, वो मेडिटेशन से आते हैं. और योग जो है, योगा जो है, वो हमें प्रिपेयर करता है मेडिटेशन के लिए. सो योग, फिजिकल योगा जो है वो प्रिपेयर करता है. अदरवाइज योग ऑल्सो इंक्लूड्स मेडिटेशन. योग इज बेसिकली यूनियन विद गॉड. तो हम जो फॉलो करते हैं योगदा सत्संग की टीचिंग, उसमें क्रिया योग फॉलो करते हैं. उसमें हम क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं और मेडिटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं. सुबह शाम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस भी करते हैं. और वो दोनों चीजें करने से हमें, सबको, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेस गॉड की तरफ कर रहे हैं. और कोई भी अभी तक ऐसा तो मैंने नहीं देखा जो हवा में चल रहा है या ऊपर आसमान में है. ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, लेकिन वो पीस उनका जो है वो बढ़ता जा रहा है. और जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पहले तो गुस्से में होते थे या रेस्टलेस टाइप, अब ये इतने शांत हो गए. ऐसा नहीं कि वो सुस्त हो गए, एक्टिव जरूर हैं, लेकिन वो शांत हो गए. तो फिर हमें लगता है कि ही इज मूविंग टुवर्ड्स गॉड. सो बेसिकली द क्रक्स ऑफ द मैटर इज to vanquish the desires within and the restlessness and fears within, and to connect with your true self, which is God. All right, sir. तो सर जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में सर, जैसे आपने बताया, कुछ सोल्स आज भी ऐसी, मतलब लेडीज, फीमेल सोल्स ऐसी हैं, बहुत प्योरीफाइड है. तो सर हम उसके लिए ये कह सकते हैं क्योंकि आज उनके पुनर्जन्म के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छे कर्म करे थे, जिस वजह से आज उन्हें इतना अच्छा पद मिला हुआ है. या हाँ, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. और राइट एटीट्यूड है उनका, हेल्पफुल टू अदर्स हैं, किसी के खिलाफ द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है. लेकिन जो हमारा स्पाइन है, हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है, उसमें भी हमें काम करना है मेडिटेशन के जरिए. तो हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में मेडिटेशन की हो. उसके बिना मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अच्छे इंसान होने से हम पा सकते हैं गॉड को. उसके लिए काफी लाइफ टाइम्स लगेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते 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 करते. तो मेडिटेशन इज अ पावरफुल शॉर्टकट टू गॉड. तो सर जैसे कि मीराबाई को कहा जाता है, और हमारी नैनीताल में नीम करोली बाबा जी का बहुत नाम लिया जाता है. आई होप आपने मैंने देखा है, आश्रम देखा है. जी. तो नीम करोली बाबा जी, जैसे मीराबाई को तो ये कहा जाता है उनकी तो डेड बॉडी नहीं मिली और समाधि नहीं मिली उनकी. अब नीम करोली बाबा के बारे में ये कहा जाता है, ही इज अबाउट 1 टन के होते हुए, 100 किलो के होते हुए वो नीम के पेड़ पे चढ़ जाया करते थे. हेल्दी पर्सन, इतना मोटा पर्सन कैसे नीम पेड़ पे चढ़ जाता है? तो आप इस पॉइंट पे कुछ सोचते हैं कि ये लॉर्ड हनुमान का उनके ऊपर आशीर्वाद था या क्या था, जिस वजह से वो इतने ज्यादा ब्लेस्ड थे?
ये जो है ना, ये देखिए, दीज आर ऑल एग्जॉल्टेड सोल्स, और वो एग्जॉल्टेड सोल जो हैं उन्होंने जन्म इसीलिए लिया ताकि वो औरों की मदद करें। गुरु जो होते हैं असली, वो अपना डिग्री हासिल करके फिर वो दोबारा जन्म लेते हैं ताकि वो दूसरों की मदद करें। दे आर ऑलरेडी इन समाधि और इन वननेस विद गॉड। तो वो जो रामकृष्ण परमहंस हैं, परमहंस योगानंद जी है, नीम करोली बाबा है, जो भी एग्जॉल्टेड सेंट्स हैं, वो फिर उनको जरूरत नहीं है अपने एफर्ट्स करने की, वो औरों को ही हेल्प लेते हैं, बल्कि वो दूसरों के कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं कई बार, और खुद सफर करते हैं, पेन में भी आते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, ताकि दूसरे लोगों का पेन कम हो जाए। ये सब बड़े हाई लेवल की बातें। बट ये है कि ये सभी व्यक्ति जो हैं, जो गुरु, ट्रू गुरु, दे आर बेसिकली हेयर टू हेल्प अस, और हमारा फर्ज बनता है उनके साथ अट्यूनमेंट करना, उनके साथ ट्यूनिंग करना, ताकि हम उनकी बात को सीख पाए। ऑलराइट सर, तो सर स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम आपसे और ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, अब तो समय भी आगे हो की गया तरफ मुझे। थोड़ा आगे की तरफ एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। बस लास्ट में तो कर देते हैं। ठीक है। सर हम ये जानना चाहेंगे आपका, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर है आप एक, तो मोटिवेशनल स्पीकर आज हम कहीं पे भी देखते हैं, हमारे फ्रेंड रिलेटिव सब हमें ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं, मोटिवेशनल स्पीक देते रहते हैं। तो जो आप एक स्टेज पे खड़े होके मोटिवेट करना, और एक जो पर्सनली मोटिवेशन हमें रोजाना डेली मिलता है, क्या ये दोनों एक डिफरेंट है, या क्या चीज इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये थोड़े थोड़े डिफरेंट भी है और सेम भी है। जो स्टेज पे मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है। इसी मैं हॉल में गया, मैंने सबको वाव कर दिया, लास्ट रो से बात करता हूँ मैं, और मेरे हॉल में चाहे 2000 आदमी, कभी मैं परसों एक यूनिवर्सिटी में गया जिसमें 2000 से ज्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, कोई हिल नहीं रहा था आफ्टर 10 मिनट्स, और 1 घंटे तक मैं बोलता रहा। तो फिर मैंने देखा कि ये वाव फैक्टर है, तो जो मैंने बोला उनको काफी जोर देके फॉर्मूला भी दिया जिससे वो याद रखें पॉइंट्स। और लेकिन 1 महीने के बाद वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। फिर वो, हाँ, विवेक सर आए थे, मतलब फिर वो फिर 1 साल के बाद और कम हो जाता है। सो अगर मैं पर्सनली करता हूँ कुछ और मेरे अंदर इंस्पिरेशन है तो वो बेटर है। दैट इज गोइंग टू, ये तो एक चाबी आपने दी, एक उसको स्पार्क दिया, उसके बाद वो आता है, फिर बाद में ये इंस्पिरेशन विद इन से आता है। ऑलराइट सर, सर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे आपके एंड सेशन की तरफ। सर आपके वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं वैसे अपना? प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है। जो चीज आपके लिए प्रायोरिटी में नहीं है उस पे टाइम कम देना है। कई बार हम व्यर्थ टाइम टीवी पे या सोशलाइजिंग में लगाते हैं, वो कम करना है, और बुक्स पे लगाना है, या स्पोर्ट्स में लगाना है, या एंटरटेनमेंट भी अच्छा है, और काम पे लगाना है, फैमिली टाइम लगाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इन सब चीज़ों को ड्यू टाइम मिले। और वेस्टेज ऑफ टाइम, जैसे लॉन्ग फोन कॉल है, 60 मिनट्स या 40 मिनट्स या 20 मिनट्स की आप कॉल कर रहे हैं, उसको आप 5 मिनट में खत्म करो। उसके बाद कोई मतलब 1-to-1 पे फोन कॉल है, तो जब आप इतना टाइम फोन पे स्पेंड करेंगे, चाहे वो अपनी मासी के साथ ही है, उसको कम कर दीजिए, तो फिर वो दैट विल बी बेटर। ऑलराइट सर, सर तो जैसे आप आपके एक मैच्योर हो चुके हैं, आप लाइफ में सफल हो चुके हैं, आई होप सभी यही समझते हैं, और इट्स रियलिटी आप सफल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। तो इतनी सफलता होने के बाद भी आज भी आप वर्क कर रहे हैं, लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वैसे आपके? मुझे लगता है मुझे ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करियर है इसको और बढ़ाना है, बिकॉज अभी भी 90% बच्चे जो हैं इंडिया के, वो नहीं जानते मुझे, और वो 10% अगर जानते हैं, स्टूडेंट्स, यूथ, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ाना है, बिकॉज दे हैव टू लिव व्हाट दे बिलीव इन। अब मैं वो मैसेज बार बार ये कामनेस का, क्रिएटिव थिंकिंग का, कंपैशन, करेज, कैरेक्टर, ये मेरे सीज है, 7 सीज है, कम्युनिकेशन, कंटेंटमेंट, the last was cheerfulness. So these C's are the ones I try to spread. अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में अभी ज्ञान नहीं, और वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। वो मनी और पावर और फेम को प्रायोरिटाइज कर रही है दुनिया। तो मेरा मैसेज जो है अभी पहुंचना है, तो मेरा यही क्वेस्ट है दैट आई एक्सपैंड माय ब्रांड and more people know about my message, and then there may be 100 other motivational speakers, they are also doing a good job, तो वो भी करें, हम भी करें, तो बात बढ़ेगी। सही बात है सर।
सर आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को और यूथ को? एडवाइस ये देना चाहेंगे कि डोंट फील डिसहार्टन, डोंट फील डिसहार्टन। देखो, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आपका मूड अच्छा है, कभी आपकी लक अच्छी है, कभी नहीं है। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेले हैं तो आपको ये पता है कि कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी आप 0 पे आउट हो जाएंगे, कभी 100 बना दोगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि रोज आप 100 बनाओगे। तो इसलिए आप यू हैव टू टेक द रफ विद द स्मूथ एंड कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड एंड बी डोंट बी डिसहार्टन। दैट इज माय एडवाइस। सर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो आपने पूरी लाइफ अभी तक अर्थ पे जी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसका एक क्रक्स जानना चाहेंगे। आपकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम अपनी जीवन को आगे संवारें? वैसे ये भी अच्छा सवाल है। बेसिकली मुझे लगता है दैट अल्टीमेटली अगर आप स्पिरिचुअल भी हैं तो आपको पता चलेगा कि गॉड इज लव। अल्टीमेटली यू हैव टू शेयर लव विद अदर्स एंड इवन दोज हु आर नॉट योर ओन। एक व्यक्ति बाहर कोई मिला, गरीब है, उसको आपने प्यार से बात ही कर ली, कोई बुजुर्ग मिल गया, उसको आपने कुछ अच्छा बोल दिया, वो एक लाइफ का मेरा मकसद रहा है और अभी और ज्यादा है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। सो इफ आई वांट टू क्रिटिसाइज समवन, आई कीप इट टू माई सेल्फ। और बोलना है तो थोड़ा थोड़ा बहुत बोल दिया कि ये गलत बात है, ऐसे मत करो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एंड देन आई ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव एंड रिस्पेक्ट। सो आई थिंक दैट इज माई my factor which is leading to my present state, success, happiness। मेरा जो है वो यहीं से आ रहा है। तो सर आपके से मिलके, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा एंड जिस तरीके से आपने हमें गाइड करा, ट्रैक दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और भी हम आपसे बातचीत सच में करना चाहते थे लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे। पर ऑनेस्टली इट वाज रियली नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच। आज आप आए, हमसे बातचीत करिए, अपना थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप चलते रहिए इसी तरह, अच्छी वाइब्स और अच्छी नॉलेज स्प्रेड करते रहिए यूथ में। और आपके सभी लिसनर्स को मैं यही कहूंगा कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, आज हमारा सेशन था मिस्टर विवेक आत्रे सर के साथ, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से भर दिया। उनकी लाइफ के बारे में हमने शुरुआत से जाना और धीरे धीरे आगे बढ़े और उनकी नॉवेल्स के बारे में जाना, उन्होंने कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, और उनके पर्सनल क्वेश्चंस भी जाने हमने, पर्सनल लाइफ भी जानी। और उससे बड़ी बात ये है कि मोटिवेशनल सेशंस के बारे में जाना, उनकी रियलिटी लाइफ में क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके फ्यूचर प्लान्स जाने, क्या वो गाइड करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने हमें बताया कि लाइफ में वो लोगों का जीवन संवारना चाहते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं जितनी ज़्यादा हो सके। और रियलिटी यही है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हम सबको मिल के आगे बढ़ना होगा। कभी हम ये सोचेंगे भाई दूसरे की टांग खींच लें तो आगे बढ़ जाए, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि सबको साथ लेके चलो और आगे बढ़ते चलो। तो उनसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अब आपसे हम अलविदा लेते हैं और इसी तरीके का और भी पॉडकास्ट आपके लेके आते रहेंगे। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग, सपोर्टिंग किंग ऑफ किंग्स Heartcast. We wish you ample amount of love, health, wealth, wisdom, knowledge, success, and all your dreams come true. You are a king and you are a queen and wanna be the member of the King of Kings family. Like, share in the groups and subscribe at bell notification. Comment Kyoki's Heartcast so that we can able to bring more and more informative, inspiring, and heart-touching conversation for you all. For more details, check the description below. अगर आप इसी टाइप के और भी सेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक कीजिए और आपसे उसी वीडियो में मुलाकात होगी।